नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे आज अकाउंटेंसी पुस्तपालन एवं लेखांकन। हम बात कर रहे हैं जूनियर अकाउंटेंट वैकेंसी व फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी के रिगार्डिंग, जहां से आपको अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर लेकर आए हैं। और इस फर्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे पुस्तपालन और लेखांकन के बारे में। जितने भी टॉपिक हैं अकाउंटेंसी से और अन्य सब्जेक्टों से, सभी आपको इस चैनल के माध्यम से आपको अच्छे से डीपली स्टडी करवा दी जाएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना है ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बात करते हैं पुस्तपालन एवं लेखांकन के बारे में। आपको जूनियर अकाउंटिंग के रिगार्डिंग जो भी टॉपिक हमसे डिस्कस करना चाहते हैं या जो भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स पर आप लिख दीजिए ताकि हम आपको उस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करवा सकें। वैसे तो हम सभी वीडियो जो सभी टॉपिक हैं उन पर वीडियो बनाएंगे और अच्छे से स्टडी आपको जूनियर अकाउंटेंट की करवाने वाले हैं। वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल बनेगा और ये मानकर चलिए आपको यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। हम इतने डीपली आपको इसके बारे में बताने वाले हैं। और ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स पर हमें लिख दीजिए। बात करते हैं आज पुस्तपालन और लेखांकन के बारे में। तो सबसे पहले इतिहास के बारे में बात करते हैं कि पुस्तपालन इतिहास में किस प्रकार से था। तो सबसे फर्स्ट आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र से संबंधित में हम जानकारी देने वाले हैं। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आपको बताने वाले हैं कौटिल्य काल तक माना जाता था कि लेखांकन क्षेत्र काफ़ी विकसित हो चुका था। इस समय राजाओं के द्वारा पृथक रूप से केंद्रीय लेखा कार्यालय की स्थापना की जाती थी और जिन्हें अक्षपटल कहा जाता था। और इनका जो अध्यक्ष होता था, इनका अध्यक्ष अक्षपटल अध्यक्ष होता था, जिनकी नियुक्ति अर्थोपदा यानी कि धर्म, अर्थ, काम और रुचि 4 उप आधारों के आधार पर परीक्षा की जाती थी। और अध्यक्ष का जो वेतन होता था वो अवधि के आधार पर होता था। अध्यक्ष का जो वेतन होता था वो अवधि के आधार पर होता था। इस समय 354 दिन की अवधि को कर्म संवत्सर कहा जाता था, जो कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को निश्चित माना जाता था तथा इसी के कर्मचारियों को दंड की व्यवस्था भी थी जो निम्नलिखित हैं। इस प्रकार से दंड दिया जाता था। आपको यहाँ टेबल के माध्यम से बताया गया है कि लिपिबद्ध कार्य न करने पर उसको क्या दंड दिया जाता था। प्रथम सहर्ष दंड दिया जाता था और विपरीत प्रविष्टि या दोबारा प्रविष्टि करने पर 12 पर्ण के रूप में मुद्रा दी जानी पड़ती थी उनको। बचे हुए धन और निधि से संबंधित त्रुटि करने पर 24 पर्ण दिए जाते थे और राशि का गमन करने पर 96 पर्ण के रूप में जुर्माना दिया जाता था। धन के अपव्यय पर 60 पर्ण दिए जाते थे और राजाओं से अपेक्षा की वह अध्यक्ष के साधारण अपराध को क्षमा करें, संतोष प्रकट करते हुए सम्मान करें और इस विषय को गणित विषय का अंग माना गया है। महाजनी गणितीय को पाटी गणित के रूप में जाना जाता था। तो ये इतिहास के कुछ पन्ने थे जो हमने आपके साथ में शेयर किए। अब बात करते हैं आधुनिक में जो अकाउंटेंसी है, दोहरा लेखा प्रणाली है, उससे संबंध में क्या क्वेश्चन बनने वाले हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको अब जो डिस्कस करने वाले हैं वहीं से बनने वाले हैं। तो इतिहास में हमने देख लिया कि मौर्य काल तक इसका उद्गम हो चुका था। सन 1494 में इन्होंने इटालियन भाषा में दोहरा प्रणाली का प्रथम पुस्तक द कॉम्पासेट और रिसेप्शंस लिखी, जिन्होंने दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत का उल्लेख किया। इसका अंग्रेजी में अनुवाद 1543 में ह्यूज ओल्ड कैसिल ने किया।
ठीक है। तो क्वेश्चन आ जाए आपको, दोहरा प्रणाली लेखांकन का प्रथम पुस्तक का नाम क्या था? तो आपको क्या आंसर देना है? द कॉम्पोजिट रिसर्च पुस्तक है, जो कब प्रकाशित हुई? 1494 को। कौन सी भाषा में? इटालियन भाषा में, और दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों का उल्लेख किया था। इनका अंग्रेजी में अनुवाद 1543 को ह्यूज ओल्ड कैसिल ने किया। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सन 1795 में दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम पुस्तक द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। पुस्तक का नाम क्या है? द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग 1795 में दोहरा लेखा प्रणाली की प्रथम अंग्रेजी पुस्तक मानी जाती है, और एडवर्ड जॉन द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें खाता बही और खतौनी का उल्लेख किया गया है। सन 1950 के उपरांत, अब बात करते हैं सन 1950 के उपरांत कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से इंस्टीट्यूट इससे संबंधित प्रादुर्भाव हुए हैं। तो बात करते हैं सन 1950 के उपरांत यह पूर्णतया सूचना प्रणाली के रूप में विकसित हुई। इस काल में निम्न संस्थाओं का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ICAI। जब ICAI यहाँ से आप जानते ही हो, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसकी फुल फॉर्म है ICAI, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICWAI, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट वर्क अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनीज सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। IASC 1973, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कमिटी। IFAC 1977, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटिंग। CAPA 1979, कॉन्फ्रेंशन ऑफ एशियन एंड पैसिफिक अकाउंटिंग। ASB 1977, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। और वर्तमान में जो कंपनीज एक्ट 2013, ये इंस्टीट्यूट 1950 के पहले के कंपनीज सेक्रेटरी से यानी कि अकाउंटेंसी से संबंधित ये संस्थाएं कार्यरत हैं। ठीक है, तो बात करते हैं नेक्स्ट, पुस्तपालन एवं लेखांकन में हम अब बात करने वाले हैं पुस्तपालन और लेखांकन के अर्थ के बारे में। तो पुस्तपालन उन सब व्यापारिक व्यवहारों जिनमें मुद्रा या मुद्रा तुल्य किसी वस्तु का स्थानांतरण होता है, हिसाब किताब की पुस्तकों में सही लिखने का विज्ञान एवं कला है। तो पुस्तपालन क्या है? मुद्रा के रूप में या मुद्रा तुल्य वस्तु का स्थानांतरित होता है, तब हिसाब किताब की पुस्तकों में सही लिखने या कला लिखने का विज्ञान या कला माना जाता है। इसको इस प्रकार से भी हम परिभाषित कर सकते हैं, यह व्यावसायिक व्यवहारों को नियमित और सुव्यवस्थित ढंग से लिखने की एक कला है। खाते में रहने पर इस प्रकार की कला, जिससे कि एक व्यक्ति अपना लेखा पुस्तकों में निरीक्षण द्वारा व्यापार और संपत्ति का सही स्थिति जान सके। लेखांकन से तात्पर्य मौद्रिक व्यवहारों को सुव्यवस्थित ढंग से लिखने और वर्गीकृत करने तथा सारांश निकालकर उनमें परिणामों की व्याख्या करने से है। तो पुस्तपालन लेखांकन की ही एक शाखा है। क्वेश्चन आ जाए आपके, पूछ लिया जाए कि पुस्तपालन क्या है, तो बेसिक लैंग्वेज में हम पुस्तपालन के बारे में कहें कि पुस्तपालन का अर्थ, शाब्दिक अर्थ होता है पुस्तकें रखना, और वो भी मौद्रिक व्यवहारों से संबंधित पुस्तकें रखना। आपने किसी मौद्रिक प्रकार के व्यवहारों का व्यवहार किया है और उससे संबंधित में जो लेखा किया जाएगा वह पुस्तपालन के अंतर्गत शामिल है। एक व्यक्ति अपने व्यवहारों का जो लेखा करेगा वो पुस्तपालन होगा। ठीक है, पुस्तपालन में पुस्तकें से हम अपने जो आर्थिक स्थिति का सही आंकलन कर सकते हैं। मौद्रिक व्यवहारों को सुव्यवस्थित लिखने और वर्गीकृत करने और सारांश निकालकर उनके परिणामों की व्याख्या करने से हैं।
पुस्तपालन लेखांकन की एक शाखा है, लेखांकन की एक शाखा है। और यह कहा जाता है कि जहाँ पुस्तकालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन प्रारंभ हो जाता है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, पुस्तपालन लेखांकन की एक शाखा है और ये कहा जाता है कि जहाँ से पुस्तपालन समाप्त होता है वहीं से लेखांकन प्रारंभ माना जाता है। तो पुस्तपालन के उपरांत जर्नल और खतौनी से संबंधित कार्य सम्मिलित होते हैं। पुस्तपालन में जर्नल और खतौनी से संबंधित कार्य संपन्न किए जाते हैं, जबकि लेखांकन के अंतर्गत तलपट बनाकर खतौनी की गणितीय शुद्धता की जांच और अंतिम खाते तैयार कर उनकी व्याख्या से संबंधित हैं। ठीक है, तो बात करते हैं हम कि पुस्तपालन में क्या सम्मिलित है। तो पुस्तपालन में आप जर्नल एंट्रीज करेंगे, उनकी खतौनी करेंगे, ये पुस्तपालन के अंतर्गत आता है। जबकि लेखांकन अकाउंटेंसी में तलपट बनाएंगे, तलपट से गणितीय शुद्धता की जांच करेंगे और अंतिम खाते तैयार करेंगे और उनकी व्याख्या भी पुस्तपालन और लेखांकन से संबंधित है। तो लेखांकन में आपको तलपट बनाना है, गणितीय शुद्धता की जांच करनी है, अंतिम खाते तैयार करने हैं और उनकी व्याख्या करनी है। आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें लेखांकन से प्राप्त होती हैं, जबकि पुस्तकें जर्नल प्रविष्टि और उनकी खतौनी पुस्तपालन में सम्मिलित हैं। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन बन जाती है आपके लिए समझने के तौर पर। लेखांकन क्या है? तो लेखांकन अकाउंटेंसी क्या है? लेखांकन को व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया है, फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेखांकन की भाषा किसे कहा गया है? लेखांकन की भाषा व्यवसाय की भाषा लेखांकन को कहा जाता है। व्यवसाय की भाषा, क्वेश्चन आ जाए, व्यवसाय की भाषा किसे कहा गया है? लेखांकन को कहा गया है। सदियों से लेखांकन लेखापाल के वित्तीय हिसाब किताब रखने तक सीमित रहा है, किंतु आज तेजी से बदलते हुए व्यावसायिक वातावरण और गलाकाट प्रतिस्पर्धा, बाजारों का विस्तार और तकनीकी परिवर्तनों से लेखांकन क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आज लेखांकन मौद्रिक लेन देनों को पुस्तकों में दर्ज करने और वित्तीय विवरण तैयार करने से नहीं है, अपितु प्रबंधकों और व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को प्रेषित करने से है। यहाँ पक्षकार, अंशधारी, ऋण पत्रधारी, लेनदार और सरकार प्रबंधक आदि वांछित सूचनाएं प्रेषित करता है और उन्हें निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। तो लेखांकन केवल व्यक्तियों के लिए, केवल संबंधित पक्षकार के लिए ही जरूरी नहीं है। यहाँ पर लेखांकन से संबंधित पक्षकार, अंशधारी भी लेखांकन से संबंधित जुड़ा हुआ रहता है। ऋण पत्रधारी, लेनदार, सरकार, प्रबंधक और अन्य सभी व्यक्ति जो लेखांकन से, जो उससे संबंधित व्यवहार से संबंधित हैं, उनके लिए जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखांकन का अर्थ। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट AICPA सन 1941 के अनुसार लेखांकन व्यवसाय के लेखे और घटना को पूर्णतया आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं, जो मुद्रा में प्रभावपूर्ण विधि से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश व्यक्त करने और उनके परिणामों की आलोचनात्मक विधि से व्याख्या करने की कला है। ये किसने बोला है कि मौद्रिक व्यवहारों का लेखा पूर्णतः आंशिक या वित्तीय रूप से लिखने और प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकरण करने, सारांश करने और आलोचनात्मक परिणाम निकालने की व्याख्या करने की कला किसे बताया गया है? लेखांकन को। ये अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटिंग AICPA के द्वारा 1941 में ये परिभाषा दी गई है। 1966 में अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन AAA ने लेखांकन में इस प्रकार से परिभाषित किया है कि लेखांकन आर्थिक सूचनाओं को पहचानने और प्रेषित करने की एक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर सूचनाओं को उपयोगकर्ताओं तक तर्कयुक्त निर्णय लेने में सक्षम बनाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम
लेखांकन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पहले इस चार्ट को ध्यान से देखिए। लेखांकन प्रक्रिया। लेखांकन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है आर्थिक घटनाओं से। जब आर्थिक घटनाओं के द्वारा हम निर्णायक रूप से ये आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं द्वारा इसके उपयोग करने से संबंधित हैं, और जो लेखांकन प्रक्रिया है वो लेखों की सूचना प्रेषित करता है, और ये बाह्य निर्णायक और आंतरिक निर्णायक जो भी इससे संबंधित होता है उनको सूचना पहुंचाता है। लेखांकन में निर्णयकर्ताओं को आर्थिक क्रियाओं और उनके निर्णयों के परिणामों से जोड़ता है। नेक्स्ट बात करते हैं लेखांकन की विशेषताएं। लेखांकन आर्थिक व्यवहारों को दर्ज करने, वर्गीकृत करने की कला और विज्ञान है। क्वेश्चन आ जाए, आर्थिक लेखांकन कला एवं विज्ञान, कला विज्ञान है। क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, लेखांकन है कला, ऑप्शन बी विज्ञान, ऑप्शन सी कला एवं विज्ञान, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कला और विज्ञान। सेकंड है लेखांकन में सारांश, विश्लेषण और निर्वचन को भी शामिल किया जाता है। थर्ड है लेखांकन की विशेषता, लेखांकन केवल मौद्रिक प्रकृति के लेखों का ही लेखा किया जाता है। फोर्थ है लेखांकन के आधार पर एकत्रित की गई सूचनाओं इनके उपयोगकर्ताओं की विश्लेषित करने तक पहुंचने की हैं। लेखांकन की प्रकृति। नेक्स्ट बात करते हैं लेखांकन की प्रकृति। लेखांकन की उपरोक्त परिभाषाओं और विशेषताओं के बाद इसकी प्रकृति को समझने में पूर्ण निम्न पहलुओं को समझना आवश्यक है। आर्थिक घटनाएं, पहचान, मापन, अभिलेख, संप्रेषण, संगठन, सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता, ये लेखांकन की प्रकृति को समझने के लिए हमें सहायता प्रदान करेगी। तो सबसे बात करते हैं सबसे फर्स्ट में आर्थिक घटनाएं। आर्थिक घटनाएं क्या होती हैं? व्यवसायिक संगठन का संबंध आर्थिक घटनाओं से होता है और आर्थिक घटनाओं से संबंधित होता है आर्थिक घटनाओं से आज से व्यवसाय उपक्रम में होने वाले आर्थिक लेन देनों, उनके परिणामों को मुद्राओं में व्यक्त करने, जिसे संयंत्र मशीन का कार्य करना, इसकी स्थापना, विनिर्माण के लिए तैयार करना एक घटना है जिसमें कुछ वित्तीय लेन देन समाहित हैं। लेखांकन किसी घटना से संबंधित सौदों के समूह की पहचान करता है। अब पहचान और मापन, अभिलेखन, संप्रेषण। पहचान क्या है? उन घटनाओं और लेन देनों को पहचान करना जिनका अभिलेखित किया जाना है। केवल उन्हीं घटनाओं एवं लेन देनों का लेखा किया जाता है जो वित्तीय प्रकृति के होते हैं। मानव एवं संसाधन का मूल्य, कर्मचारियों की स्वामी भक्ति, ईमानदारी और प्रबंधन की नीतियाँ आदि में परिवर्तन आदि को लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं मापन। लेखांकन का मापन उन देश में प्रचलित मौद्रिक इकाइयाँ होती हैं जो रुपये से यदि किसी घटनाओं की मौद्रिक रूप से प्रमाणीकरण संभव न हो तो उनका वित्तीय लेखा नहीं किया जा सकता है। और श्रमिकों की नियुक्ति, उनका मापन का लेखांकन नहीं किया जाता है, बल्कि उनके द्वारा किए गए मौद्रिक व्यवहारों का ही लेखा किया जाता है। अभिलेखन आर्थिक घटनाओं और लेन देनों की पहचान मौद्रिक इकाइयों में हो जाने के बाद लेखा पुस्तकों में तिथिवार कालक्रमानुसार लिखा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं संप्रेषण। तो आर्थिक घटनाओं एवं लेन देनों को पहचान, मापन, अभिलेखन के बाद सूचनाओं का संप्रेषण इस प्रकार किया जाता है कि वो आंतरिक और बाह्य उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी हो सके। लेखांकन सूचनाएं प्रणाली इस प्रकार होनी चाहिए कि वो सही व्यक्ति को सही प्रकार से सही सूचना पहुंच सके। संगठन से आज से व्यावसायिक उपक्रम से हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो, अर्थात लाभ कमाना हो अथवा नहीं। इनके अंतर्गत एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म,
सहकारी समिति, कंपनी, स्थानीय निकाय, नगर पालिका आदि सम्मिलित हैं। तो संगठन से आज से व्यावसायिक उपक्रम से हैं जिनका उद्देश्य लाभ कमाना हो या नहीं, वो क्या है, संगठन है। जैसे कि एकाकी व्यापार, साझेदारी फर्म, सहकारी समितियां, कंपनी, स्थानीय निकाय और नगर पालिका सम्मिलित हैं। लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ता, लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं को निर्णय लेने के लिए वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अब लेखांकन के जो सूचनाएं हैं उनके उपयोगकर्ता को दो भागों में विभाजित किया जाता है, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से लेखांकन के उपयोगकर्ता बाह्य हैं और कौन से आंतरिक। वीडियो अच्छा लगा है आज का तो लाइक और शेयर करना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका जो सेकंड पार्ट है आपको डायरेक्टली नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। धन्यवाद, थैंक यू, खुदा हाफिज़।